वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम अभी तक अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बन गई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लगभग 225 सवाल लगवा दिए गए हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में या फिर सारनाथ में? अशोक का नाम किस अभिलेख में आया है ये पूछा गया है। तो ये है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। फिर है अशोक का जो रुम्मिनदेही स्तंभ है ये किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या फिर बुद्ध के शरीर त्याग से? तो इसका राइट आंसर है बुद्ध के जन्म से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है भगवान बुद्ध के जन्म का। और दूसरा ये जो स्तंभ था ये सम्राट अशोक का था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पूछा गया है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, राजस्थान के जयपुर ज़िले में या फिर बिहार के चंपारण ज़िले में? तो देखिए ये जो स्थित है ये है मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुर्जरा लघु शिलालेख जो है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? ये बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण या फिर गुप्तकालीन मंदिरों के लिए? तो कालसी किस लिए फेमस है दोस्तों? तो ये फेमस है अशोक के शिलालेख के कारण। फिर है कलिंग के युद्ध का विवरण हमें कहाँ मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन में दिया गया है 13वें शिलालेख के द्वारा या फिर रुम्मिनदेही स्तंभ लेख के द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण के द्वारा या फिर प्रथम सिसुल शिलालेख के द्वारा। तो ये है 13वां शिलालेख। ठीक है, इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता संश्लेषण के प्रति समर्पित होना ये कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, स्तंभ लेख 7वां या फिर भाब्रुस लघु शिलालेख? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है शिलालेख 12वां। ठीक है, ये पूरी तरीके से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। फिर है निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? ये पूछा गया है। चोल, पांड्य, सतीपुत्र या फिर सातवाहन? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सातवाहन। सातवाहनों का जो उल्लेख है वो अशोक के अभिलेखों में नहीं है। अब आप लोगों के लिए यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि वो अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले जो वीडियोज़ आए हैं उसमें मैंने ये MCQ कराया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे ये कहाँ का शासक था? ठीक है, टालमी फिलाडेल्फस के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ का शासक था? साइरोन का, मिस्र का, मकदूनिया का या फिर सीरिया का? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मिस्र। फिलाडेल्फस, टालमी फिलाडेल्फस जो है वो मिस्र का शासक था जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। फिर है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? ठीक है, मिस्र का, कोरिथ, मैसिडोनिया या फिर सीरिया? तो ये कहाँ का शासक था इसको बताइए। तो राइट आंसर है इसका मिस्र का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? चोल, गुप्त, मौर्य या फिर पल्लव? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा मौर्य। अभी आपने अशोक का पढ़ा। ठीक है, फिलाडेल्फस और उसके बाद तुर्मय, ये लोग मिस्र के शासक थे जिनके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। राइट आंसर क्या है? मौर्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक, बात तो सही है।
फिर दूसरा, कलिंग जो है दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन हाँ ये उस कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से आपका कथन कारण वाला है। दिया गया कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, सही, और भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, गलत। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। फिर अगला सवाल दिया गया कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कुमारगुप्त। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप लोगों के लिए यही सवाल है कि बताइए मेगास्थनीज की कौन सी बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा उसको हम पढ़ते हैं, हमेशा हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हो रही है, मौर्यकालीन शासकों के बारे में, और उस समय जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं थी सबका विवरण उसमें मिलता है। तो बताइए मेगास्थनीज की वो कौन सी किताब है, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिर है अगला सवाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? ठीक है, प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, ये किस स्रोत में है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, मेगास्थनीज में, या फिर अगला ऑप्शन आप रख लो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका। देखिए आप लोगों को यहीं पे मिल गया, मेगास्थनीज की इंडिका बुक थी जिसमें ये मेंशन किया गया है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। और मेगास्थनीज किसके काल में भारत आए थे? तो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर उल्लिखित है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, या फिर मेगास्थनीज के इंडिका में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका में मेंशन है कि मौर्य साम्राज्य को 7 वर्ग में विशेष तौर पर विभाजित किया गया था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, या फिर अशोक का अभिलेख। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ये होगा मेगास्थनीज की इंडिका। अभी पिछले सवाल में आपने क्या देखा कि जो समाज है उसका 7 वर्ग में विभाजन कर दिया गया था। इस प्रकार से इंडिका में नगर प्रशासन का बहुत अच्छे से विवरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन का, और हिंदू कुश का साम्राज्य। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे सोने के सिक्के आप निकाल दो। ठीक है, सोने के सिक्के मौर्यों के समय के नहीं थे। इसके अलावा कला संस्कृति हो गई, प्रांतीय विभाजन हो गया, हिंदू कुश साम्राज्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अब भाग और बलि के बारे में पूछा गया है कि भाग और बलि क्या थे? सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, या फिर प्रशासकीय विभाग। तो भाग एवं बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे। फिर है, मौर्यकाल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता क्या था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या फिर ऊसर भूमि। तो मौर्य साम्राज्य में सीता जो था वो था राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी, उसको सीता कहा जाता था। आगे देखिए, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल, या फिर प्रदेष्टा। तो राइट आंसर क्या है? समाहर्ता। समाहर्ता जो था वो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। फिर अगला सवाल है कि मौर्ययुगीन अधिकारी नाप तौल का मान प्रभारी कौन था? नाप तौल का मान प्रभारी, तौल मान का प्रभारी कौन था? पौतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, या फिर सूनाध्यक्ष। ठीक है, तो ये था पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो था वो तौलमान का प्रभारी होता था मौर्यकाल में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य, या फिर अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ना 1 ना 2। ठीक है,
अब आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा पुराण है जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक।